क्वेश्चन 41 देखा जाए, एक रिएक्शन है, 40 हो गया था, बता चुके हैं। देखा जाए, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 2 है। आगे इनका कहना है, देखिए रिएक्शन दिया है 2 स्टेप, पहले ये दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, फिर ये टूट के इसको बना रहा है। और ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, दोनों एक स्टेप एक्सोथर्मिक है। दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक है। ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी एक्सोथर्मिक है, यानी ओवरऑल डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इनका पूछना क्या है। स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड आर फेवर रिस्पेक्टिवली बाई। देखिए एक्सोथर्मिक है ना, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, तो पहला तो लो टेम्परेचर हो गया, एक तो हो गया। इधर देखिए कितने मोल है? 2। इधर कितने हैं? 3। तो लो प्रेशर, पहला स्टेप के लिए लो प्रेशर। और दूसरे स्टेप को देखा जाए, यहाँ टेम्परेचर तो लो रहेगा ही, और प्रेशर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाई प्रेशर। ठीक है, स्टेप 1 लो टेम्परेचर लो प्रेशर, स्टेप 2 लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब देख लीजिए जिसमें विकल्प सही मिले उस पर टिक कर दीजिए। आगे इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें प्राप्त करना है। देखा जाए क्वेश्चन 42 रॉन्ग स्टेटमेंट। इसे बताने कुछ है ही नहीं यार, क्या बता रहे बताइए। इन्होंने ऐसा तो हम बता ही रहे, इसमें इन्होंने क्या बताया कि दोनों प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकल रही है। तो जिस प्रोसेस में हीट निकल रही है उसको वो लो टेम्परेचर करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नहीं समझ पाए? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां हीट निकलती है, तो हीट को आप जब टेम्परेचर लो रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा, जिधर इन दोनों में देखिए, इधर 2 मोल है, इधर 3 मोल है, ठीक ना? इधर 2 मोल है, इधर 3 मोल है, तो जब प्रेशर लो रखेंगे तो इधर से भाग के इधर जाएगा। ठीक है, प्रेशर लो रखना पड़ेगा। हाई रखेंगे इधर से भाग के इधर आएगा, लो रखेंगे तो इधर से भाग के इधर जाएगा। और यहाँ देखिए ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो हाई रखेंगे तो भाग के इधर जाएगा। प्रेशर बढ़ाते हैं तो जिधर मोल कम होता है उधर रिएक्शन शिफ्ट होता है, घटाते हैं तो जिधर ज्यादा होता है उधर जाता है। ठीक है ना? लास्ट आता का नियम पढ़ लीजिएगा अभी खोल के किताब। ठीक है, लास्ट आते का नियम अभी किताब खोल के पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 42 देखा जाए, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेटमेंट पहला, 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू, 1 आइंस्टाइन कितने के बराबर है? 1 मोल। 1 मोल फोटानों की एनर्जी 1 आइंस्टाइन के बराबर होता है। तो 1 फोटान की एनर्जी h न्यू के बराबर होती है। इसी में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 आइंस्टाइन हो गया। एक मोल फोटान की एनर्जी 1 आइंस्टाइन कहलाती है। ये सही है, ये सही है। विकल्प 2 देखिए, अ रिएक्शन फॉर विच क्वांटम यील्ड इज लो, लो क्वांटम यील्ड, तो यहाँ अमोनिया का डिकम्पोजिशन ये लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन है, ये ध्यान देंगे। ट्वाइस NH3 लिखाया है लो क्वांटम हाई क्वांटम यील्ड। ये लो क्वांटम यील्ड है, ये भी सही है। अगला सी क्या दे रखे हैं? इन फोटोसिंथेसिस द ड्राई क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड मेक्स रिएक्शन। क्लोरोफार ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन करता है, ये भी सही है। अगला डी, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इज वैलिड टू, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस
फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस किस पे वैलिड है? केवल प्राइमरी प्रोसेस पे, प्राइमरी प्रोसेस। इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों दे रखा, यही गलत है, यानी यही सही गलत है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस केवल प्राइमरी प्रोसेस पे अप्लाई होता है, सेकेंडरी पर नहीं। इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों विकल्प दे दिया है, इसका मतलब कि यही गलत है। अगला देखा जाए क्वेश्चन 43, The pressure necessary to obtain 50% dissociation of PCl5 at 250 degree। देखिए मान लें कि ये PCl5 है, ये डिसोसिएट होके PCl3 प्लस Cl2 देता है, सभी गैस है। और इनका कहना है 50% अगर हम डिसोसिएशन करना चाहें, जब 50% इसका डिसोसिएशन होगा तो प्रेशर क्या होगा? मान लीजिए 100 है, अभी ये 0 है, 0 है। 50% डिसोसिएशन का मतलब यहाँ 50 बचा और यहाँ बना कितना? 50 और 50। जब डिसोसिएशन नहीं था तो प्रेशर 100 वायुमंडल था, जब आधा डिसोसिएट कर गया तो ये आधा बचा 50 वायुमंडल, 50 वायुमंडल 50, ठीक है ना। अब देखा जाए केपी टोटल प्रेशर कितना होगा? पी, तीनों को जोड़ डालिए 150, केपी निकाल लीजिए 50 गुणे 50 अपान 50, तो क्या आ जाएगा? 50। तो देखा जाए जो केपी जो पी है 3 केपी के बराबर है, पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ केपी, तो पी इक्वल टू 3 केपी ना, यही सही है। पहले मान ले जब ये टूटा नहीं था तो इसका प्रेशर 100 वायुमंडल था, 50% टूट गया तो आधा टूट गया, तो ये 50 बचा, इधर 50-50 बने, टोटल 150 वायुमंडल प्रेशर हो गया और केपी 50 आ गया, ठीक है ना। तो 50 का 3 गुना ये है, तो पी केपी का 3 टाइम्स। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44, देखा जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है इनफाइनाइट एरोशन पे, लैम्डा AgNO3, ये दे रखा है 133.3, ठीक है 133.3। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट नंबर सिल्वर आयन का TAg+, ये दे रखा है 0.464। तो पूछा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिल्वर और नाइट्रेट आयन का, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिल्वर और नाइट्रेट आयन का। तो देखा जाए सिल्वर की इक्विवेलेंट कंडक्ट सिल्वर नाइट्रेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिल्वर आयन का प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नाइट्रेट आयन का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर सिल्वर आयन का प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर नाइट्रेट आयन का ये 1 के बराबर होता है। इसका ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है 0.464, तो इसका निकल जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट नंबर नाइट्रेट आयन का ये हो जाएगा 1 - 0.464, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे क्या पूछना है कि ट्रांसपोर्ट नंबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है ना। हाँ, देखा जाए अब ये देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर मैंने कैटायन एनायन दोनों का निकाल दिया, एनायन का निकाल दिया, कैटायन का दिया ही है। अब जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कैटायन का, ये ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का कैसे हम निकालते हैं सर? ट्रांसपोर्ट की कैटायन की कंडक्टेंस समान टोटल कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो कैटायन की कंडक्टेंस कितना दे रखा है? 0.464 अपान टोटल कंडक्टेंस कितना दिया है? ये 33.3, ठीक है, ये निकाल लीजिए। अब एनायन की कितना हो जाएगा? ये पूछा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए सर, एक में हमें ये चाहिए कंडक्टेंस, तो इसको इधर कर दिए। मोलर कंडक्टेंस किसकी? सिल्वर आयन की, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर सिल्वर आयन का इनटू सिल्वर नाइट्रेट की कंडक्टेंस। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस नाइट्रेट आयन की, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर नाइट्रेट आयन का इनटू मोलर कंडक्टेंस सिल्वर आयन की, ठीक है ना।
तो ये वैल्यू देखिए कितना दे रखा है 0.464, ये कितना दे रखा है 133.3, ये कितना दे रखा है हमने यहां निकाल दिया है, ये इधर दे रखा है, ये वैल्यू पता है। इस तरह से दोनों का मोलर कंडक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला चले क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 देखा जाए, इसमें 10 मोल्स ऑफ ए पॉलीमर, सवाल रिपीट है, ठीक है ना, सवाल रिपीट है और उसी तरह का है, डेटा बदले हुए हैं। 10 मोल ऑफ ए पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूलर मास 10,000 आर मिक्स्ड विद इक्वल नंबर ऑफ अनदर पॉलीमर विद मोलर मास 1,00,000, और आपको जो है वेट एवरेज मोलर मास हाँ लग जाएगा, इसको लगा लीजिएगा। हाँ क्वेश्चन 46 देखा जाए, ईएमएफ सेल का देखिए, एक सेल है उसका ईएमएफ, सेल का ईएमएफ देखिए, एक सेल दिए हैं, ठीक है। इसका ये देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, और इसका सेल का ईएमएफ दे रखे हैं, सेल का ईएमएफ ई सेल ये दे रखे हैं 0.0455, ये दे रखे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। If the reduction potential of 0.1 नॉर्मल कैलोमल, अच्छा इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल दिया है। कैलोमल का रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने क्या दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.334 वोल्ट दे रखे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का पूछा गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा सिल्वर का, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलके इतने के बराबर होगा। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मर्क्यूरी आयन का, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना दे रखे हैं, ये निकाल लीजिए, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन जोड़ के ये हो जाएगा सेल का पोटेंशियल। दोनों की कंसंट्रेशन समान लिए हैं। देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव में आएगा ना, ठीक है, इसको इधर से घटाएंगे तो हाँ ये हो जाएगा माइनस, साइन इधर कर दें 0.334 माइनस 0.0455, ठीक है ना, घटा के देख लीजिए, जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 47, सेल का पोटेंशियल अगर टोटल पॉजिटिव है तो रिएक्शन संभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल का योग पॉजिटिव है ना, तो रिएक्शन संभव है। दोनों इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का योग पॉजिटिव है तो रिएक्शन संभव है, ठीक ना। एक एक से मतलब ये दोनों का योग देखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, कुछ नहीं करना है, हाँ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही तो है ये, अरे ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पूछा है, दोनों जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। आगे देखा जाए
हम बार बार कहते हैं कि बहुत फार्मूलों पे ना जाइए, अपना कंसेप्ट लगाइए न्यूमेरिकल में। फार्मूले टाइम टेकिंग होते हैं, गलत भी होते हैं। आप अपने कंसेप्ट पे सीधे निकालने का प्रयास करिए। आगे 47 फॉर अ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अगर नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन, तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एस मिक्सिंग ये हमेशा मोर देन 0 होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसके बाद और क्या दे रखे हैं, जो टोटल प्रेशर होता है ये सब नेगेटिव है। टोटल प्रेशर यहाँ पर P टोटल ये लेस देन होगा हाँ इनके जो है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के सम से XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। और इन्होंने यही गड़बड़ी किया है, यानी यही विकल्प गलत है, यानी यही विकल्प गलत है, तो यही सही उत्तर है। ठीक है ना, ये 4 विकल्प दिए हैं A B C D। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यही गलत। इन्होंने ऐसा कर दिया है, पलट दिया है, तो ये गलत है यानी यही सही है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 ये सब बहुत पढ़ाए हैं भाई आप लोगों को, इन सबको गड़बड़ ना करिएगा। क्वेश्चन 48, अरे बाप आप नहीं पढ़े, बाकी तो सबको पढ़ा डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, a solution containing 1.23 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, सॉल्यूशन इसमें 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट है इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, बॉल सेट इतना, अच्छा मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट इतना है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। देखिए डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन, ये होता है 1/2 फैक्टर I इंटू 1000 kBW अपॉन MW। ठीक है ना, बल्कि इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर करके इसको इधर कर दीजिए। अगर मोलरिटी दिया होगा तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, मोलों की संख्या दिया होगा, मोलरिटी दिया होगा। ये मोलर मास है या टोटल मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, मोल्स यानी कि मोलरिटी। तो अगर मोलरिटी दिया है, शायद मोलरिटी नहीं दिया है, चलिए ठीक है। ये दे रखा है 1.23 ग्राम दिया है। कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास निकाल दीजिए, CaNO3 का ट्वाइस, यहाँ हो गया 40 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 28 और 16 48 गुना 96 ना, तो जोड़ डालिए 6 8 6 14 के 4 9 1 10 हो गया, 2 12 और 4 16, 164 ये हो गया। उसके बाद ये कितना दे रखा है, सॉल्वेंट कितना है 10 ग्राम वाटर 10 ग्राम, ये वैल्यू कितनी दे रखे हैं 5.2 डिग्री। ठीक है ना, और ये कितना दे रखे हैं, इसकी वैल्यू दे रखे हैं अच्छा हाँ पानी 100 पे हम क्या 0.975। ठीक है ना, पानी 100 पे बॉयल होता है, इतना बढ़ गया है। अब यही निकालना है, यही निकाल लीजिए। ठीक है ना, 1/2 फैक्टर निकाल लीजिए। हाँ अल्फा इक्वल टू होता है I माइनस हाँ हेलो हाँ नमस्ते हाँ भैया, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, अपना क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना, I माइनस 1 अब I की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर देखिए I क्या आता है। N की वैल्यू, हाँ N की वैल्यू 3 हो जाएगा। साल्ट क्या है, हाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू 3, I की वैल्यू निकाल लीजिए, N की वैल्यू 3 मिटा दें।
अगर परसेंट में दिया है तो इंटू 100 कर दीजिएगा, प्रतिशत में दिया होगा तो 100 कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एसोसिएशन, हाँ आगे देखते हैं। हाँ बोलिए। वहां उल्टा होता है, चलिए देखो केस में है तो और का हवा में, और का लेक्चरर वैसे बनेंगे, वैसे बनेंगे लेक्चरर, तनख्वाह लेंगे 1 लाख रुपए। ये सही है, इसको फार्मूला है एंट्रोपी चेंज NF del E over del T एट कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन 50, ये फार्मूला सीधे इनको याद करा लिया। Which one is the correct equation depicting the conditions of equilibrium? देखिए किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम स्टेट को डिपिक्ट करने का एकमात्र जो सोल क्राइटेरिया है, जो संपूर्ण आधार है, इसको भी हमने खूब पढ़ाया है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, 0। एंट्रोपी एंथैल्पी ये सब गड़बड़ भी हो सकते हैं। यही एकमात्र सोल क्राइटेरिया है किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रेडिक्ट करने का। आगे जो है किसी गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो रहा, वर्क पूछा गया है। तो देखिए पहला रिलेशन W इक्वल टू माइनस nRT log V2/V1, इसको भी खूब बताया है, फार्मूला सीधे याद करिएगा। आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 52 है ना, 52। Langmuir adsorption, the energy of an adsorbed particle। देखिए हम लोगों ने एजम्पशंस में पढ़ा है, किसी सरफेस पर जो गैसें एडजॉर्ब होती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है एनर्जी में, सभी गैस एक जैसी एनर्जी के होते हैं। सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक हर जगह है सेम एनर्जी होता है, एक जैसी वो होते हैं, सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस, पहला ही सही है, ठीक है ना। लेटरल इंटरेक्शन नहीं होता है, एक जैसी सभी होती है, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है, कोई अंतर उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए जो बची हुई मात्रा है, अमाउंट लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड कहा जाए, x ये किसके बराबर होता है, V1/V1 प्लस KV, ठीक है ना, की पावर n। अब जो ये वॉल्यूम जो है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जितना कम लेंगे, नंबर ऑफ स्टेप जितना ज्यादा लेंगे, बची हुई मात्रा उतनी कम होगी, यानी एफिशिएंसी एक्सट्रैक्शन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है छोटा छोटा लेकर के कई स्टेप में एक्सट्रैक्शन करिए, मल्टी स्टेप, तो एफिशिएंसी एक्सट्रैक्शन की ज्यादा होती है, ये उतने छोटा हो जाएगा, ठीक ना। ये वैल्यू छोटा है, नीचे की वैल्यू बड़ा है, ये लेस देन 1 आएगा, जितना आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना टोटल वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी जो बचा हुआ मात्रा है वो घटेगा, ठीक है ना। अगला देखा जाए वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर एट द ट्रिपल V को स्मॉल रखते हुए n की वैल्यू ज्यादा हो, ये स्मॉल रखते हुए, यही तो बोल रहे हैं, इसको स्मॉल रखते हुए ये बड़ा रखिए। आगे जो है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आइस लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर कोएग्जिस्ट। अच्छा ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज कोएग्जिस्ट करते हैं, तीनों फेज एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। ट्रिपल पॉइंट पर, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर आइस, लिक्विड वाटर और वेपर तीनों एक साथ रहते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन जो है 55, दो लिस्ट है, इनको मैच करना है। देखिए क्वेश्चन 55, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4, तीसरा है पोस्ट प्रोसेस
और हाइड्रोजन। चौथा है ओस्टवाल्ड प्रोसेस और HNO3। अब देखिए इधर दे रखे हैं पहला प्लेटिनम गेज। प्लेटिनम की जाली कहां यूज करते हैं, किस प्रोसेस में, बोलिए भाई। दूसरा है ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड जब हम बनाते हैं, ये हो गया। दूसरा है Fe2O3 प्लस Cr2O3, ये जो है हम लोग बोस प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन बनाते हैं। तीसरा जो है निकिल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। चौथा जो है V2O5, ये संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। आगे अगला देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 56, पॉलीमर विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए किसी पॉलीमर में मोनोमर यूनिट जितने ज्यादा होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी उतना ज्यादा होता है। किसी पॉलीमर में नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जितने ज्यादा होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी उतना ज्यादा होता है। तो मोनोसैकेराइड में एक मोनोमर होता है, डाइसैकेराइड में 2 होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में 5, 6, 7 तक होते हैं, 10 तक होते हैं, पॉलीसैकेराइड में सैकड़ों हजारों होते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड है, इसमें सभी पॉलीसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में संख्या लिमिटेड होती है, 10 से 11 तक होती है ओलिगोसैकेराइड में। ठीक ना। तो जो ओलिगोसैकेराइड है उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सबसे कम होता है। ब्लॉक पॉलीमर, ग्राफ पॉलीमर, रेगुलर पॉलीमर, सभी पॉलीमर हैं। ठीक है, उनमें सैकड़ों हजारों संख्या होगी मोनोमर का। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें 3 से लेकर 10 से 11 तक होता है, लिखाया है सब। और यही जो है इसी का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सबसे कम होगा, ओलिगोसैकेराइड। विकल्प सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 57 में द वैल्यू ऑफ मोलर पोलराइजेशन फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पोलर ओलर होते हैं उनकी मोलर पोलराइजेशन बढ़ता घटता है। मीथेन नॉन पोलर है, कुछ नहीं होगा, रिमेंस अनअफेक्टेड ऑन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। मीथेन टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का इसके मोलर पोलराइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 58, ऑक्सीजन is present in 1 liter flask at a pressure of इतना mm mercury। 1 लीटर फ्लास्क में ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे P क्या दे रखे हैं, 7.6 × 10⁻⁻10 mm मरकरी। ठीक है, हम ये जानते हैं कि 760 mm मरकरी बराबर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इसी से हम इसको डिवाइड कर दें 760 से, तो ये जो प्रेशर है आपको किस में मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर। ठीक ना। और उसके बाद जो है वॉल्यूम दे रखे हैं 1, टेम्परेचर दे रखे हैं 273 केल्विन। तो हमें फ्लास्क में कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, ये पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए PV = nRT। हाँ, PV = nRT के या N = PV/RT के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, ये तो मोल है, N × 6.022 × 10⁻23, या हम कहें PV/RT × 6.022 × 10⁻23। ये सारी वैल्यू दी हुई है, हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब लिख दिया, रख के निकाल लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बफर पीएच। बफर का पीएच देखिए, पीएच ऑफ बफर इन्होंने मिटा देना। बफर का पीएच फार्मूला है, देखिए क्वेश्चन 59। देखिए किसी बफर का पीओएच, बेसिक बफर है ना, वीक एसिड एंड इस साल बफर से वीक, अच्छा वीक बेस एंड इस साल, अच्छा यानी बेसिक बफर है। बेसिक बफर है, बेसिक बफर में अगर वीक बेस है तो बेसिक बफर है, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर होता है। तो बेसिक बफर है तो पहले आप इसका पीओएच निकालिए। पीओएच = होता है, ये होता है PKB और उसके बाद प्लस लॉग साल/बेस, यही था ना।
अब पीएच चाहिए, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच के। अब 14 माइनस पीओएच का ये वैल्यू रख दीजिए पी के बी और प्लस लॉग साल अपान बेस, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 40 माइनस पी के बी माइनस लॉग साल अपान बेस, और ये देख लीजिए जो विकल्प होगा, विकल्प सी मुझे लग रहा है, विकल्प सी। हाँ हाँ, समझा देंगे। देखिए अगर बेस है तो आप पहले पीओएच निकाल लीजिए और 14 से घटा दीजिए। फार्मूला यही, हर पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग साल्ट अपान बेस, पीओएच बराबर पी के बी प्लस लॉग साल्ट, उसमें देखिए पीएच इक्वल टू होता है पी के ए प्लस लॉग साल अपान एसिड। ठीक है, ये पीएच का है, ये पीओएच का है, यही याद रखिए। यहाँ पीके है, यहाँ पीके भी है, साल्ट अपान बेस, साल्ट अपान एसिड, साल्ट अपान बेस। अब जो पूछा जाए पीएच पूछा गया है तो आप इसका पीओएच निकाल के 14 से घटा दीजिए। हाँ हाँ, एसिड वाला बता दिए। क्वेश्चन 60 देखा जाए, मॉलिक्यूल्स हैविंग फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए ए में BF3 है, इसका डाइपोल 0 होता है। CH4 इसका भी डाइपोल 0 होता है। CCl4 इसका भी डाइपोल, निश्चित डाइपोल इसी में होता है SO2 में। ये बेंट है, इसी में ये डाइपोल इसमें होता है, इसका 0 नहीं होता है, बाकी सभी का 0 है, तो डी में है। और 60 सवाल हो गए, 10:30 बज गया है। अब इसी 60 सवाल पे रोकते हैं। अब बाकी जो है सुबह प्रयास करते हैं कि 60 अगर खींचतान के खत्म कर दें। अब वैसे हमें लगता है कि सवाल टेढ़े नहीं है आगे, इनऑर्गेनिक के सवाल ही ज़्यादा बचे हैं, तो ये हो जाएगा 60, और कुछ ऑर्गेनिक के हैं तो 60 कल हो जाएगा। सवाल रोकता है फिजिकल का ज़्यादा रोकता है, तो कल ये हम लोग निपटा देंगे, ठीक है ना। कल सुबह इसको निपटा के उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल।